नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्लडी सीक्रेट्स के एक और नए डरावने एपिसोड में। दोस्तों, आज की ये कहानी है रूपंकर नाम का एक युवा की जीवन पर आधारित। तो चलिए हमेशा की तरह ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। दरअसल रूपंकर को घूमना बहुत पसंद था। एक बार उसने तय किया था वो पश्चिम बंगाल के झारग्राम नाम की एक जगह पर जाएंगे। झारग्राम पश्चिम मेदिनीपुर जिले का एक प्रमुख शहर है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता जैसे पहाड़, नदियां और झरने सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। बरसात के मौसम में यहाँ लोगों की संख्या बढ़ जाती है। प्रकृति प्रेमी लोग दूर दूर से इस जगह की खूबसूरती का आनंद लेने आते हैं। कोलकाता से झारग्राम की दूरी लगभग 175 किलोमीटर है, जिसे तय करने में करीब 4.5 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन यात्रा प्रेमियों के लिए ये दूरी कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए एक दिन सुबह कोलकाता से झारग्राम जाने वाली ट्रेन में रूपंकर सवार हो गया। ये उसकी जिंदगी की पहली सोलो ट्रिप थी, जिसे वो अकेले ही एंजॉय करने वाला था। 24 साल का युवक रूपंकर, जो कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, आमतौर पर अपने दोस्त और परिवार के साथ वो भारत के विभिन्न कोनों की यात्रा करता रहा है। जैसे जैसे ही थोड़ा सा वक्त मिलता है, उसका मन उड़ने लगता है और वो कहीं भी निकल पड़ता है। अचानक ही ऑफिस से उसे 2 दिन की छुट्टी मिल गई। पिछले साल दुर्गा पूजा के दौरान उसने लगातार काम किया था, इसलिए इस बार उसे छुट्टी मिल गई। ऑफिस से छुट्टी की बात सुनकर रूपंकर का चेहरा खुशी से खिल गया। पिछले साल उसने 1 दिन की भी छुट्टी नहीं ली थी। उसे लगता था कि ऑफिस में रहना ही ठीक है। उस साल पहली बार उसने इस ऑफिस में ज्वाइन किया था। असल में रूपंकर कोलकाता का रहने वाला नहीं है, वो जलपाईगुड़ी का है। नौकरी की वजह से कोलकाता आया था। इस शहर में पहले साल वो बहुत अकेला महसूस करता था, इसलिए मजबूरी में ऑफिस में समय बिताना पड़ा। लेकिन इस बार उसने छुट्टी का मौका नहीं छोड़ा। इस बार छुट्टी मिलते ही उसने जलपाईगुड़ी ना जाके एक सोलो ट्रिप में जाने का फैसला किया। बचपन से ही ऐसी एक छुपी हुई इच्छा मन में थी, जो अब पूरा होने वाला था। ये सोचकर रूपंकर बहुत खुश हुआ और उसने उसी दिन काम पूरा कर लिया। फिर घर आकर सोचा कि कल और परसों की 2 दिन की छुट्टी है, इतनी कम समय में कहाँ जाया जा सकता है। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने तुरंत फैसला किया कि सुबह की ट्रेन पकड़कर सीधे झारग्राम जाएगा। बहुत सुबह हावड़ा स्टेशन से झारग्राम जाने वाली ट्रेन छूटती है। एक बैग लेकर वो खिड़की के पास की सीट पर बैठ गया। उसके मन में जैसे हजारों तितलियां उड़ रही थी। समय पर ट्रेन छूटी। झारग्राम स्टेशन पर उतरकर उसने तुरंत एक होटल बुक करने का फैसला किया। किस्मत से उसे एक होटल भी मिल गया। अब बस आज और कल के प्लान बनाना बाकी था। सुबह के नाश्ते की टेबल पर बैठकर वो यही सोच रहा था, तभी पास के टेबल पर बैठे एक आदमी ने गंभीर आवाज में पूछा, तो झारग्राम घूमने आए हैं आप या फिर किसी काम से? रूपंकर ने जवाब दिया, नहीं, मैं घूमने आया हूं। काम से छुट्टी मिली तो 2 दिन के लिए मन बदलने आ गया। उसने कहा, मैं यहाँ कई सालों से आ रहा हूं, खासकर बारिश के महीने में। तो आप अकेले आए हो या किसी के साथ? रूपंकर बोला, नहीं, मैं अकेला आया हूं। उस आदमी ने कहा, कहाँ घूमने का प्लान है? रूपंकर जवाब दिया, यही तो सोच रहा था। आपने कहा कि आप लगभग हर साल आते हैं, मुझे थोड़ा बताएंगे कि कैसे मैं साइट सीन का प्लान करूं? उस आदमी ने कहा, जैसे सब लोग जाते हैं वैसे ही जाइए। कनक दुर्गा का मंदिर, चिल्कीगढ़ राजवाड़ी, लालगढ़ राजवाड़ी, झरने और भी बहुत कुछ है। एक गाड़ी तय कर लीजिए, वो सब रूट आपको बता देंगे। लेकिन अगर मेरी बात सुनेंगे तो एक जगह का पता दे सकता हूं, उस पते पर जाए। आप कुछ ऐसा देखेंगे जिससे आप हैरान रह जाएंगे। रूपंकर ने कहा, हाँ बहुत बढ़िया, अब दीजिए, पता दीजिए, आज ही मैं उस जगह को देखता हूं। उस आदमी ने एक सफेद कागज पर धुंधली लिखावट पर एक पता लिख दिया। रोमांच के नशे में डूबा हुआ रूपंकर ने तय किया कि आज ही वहां जाएगा। उसने उस व्यक्ति को धन्यवाद कहा और टेबल छोड़कर उठ गया और फिर आसपास एक गाड़ी तय कर ली। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था। जीवन की पहली सोलो ट्रिप में इतनी आसानी से सब व्यवस्था हो जाएगी, यह उसने सोचा नहीं था। चलो, खुशी ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। कार तय करने के बाद
वो साइट सीन के लिए निकल पड़ा। फिर कई समय तक घूमने के बाद लंच का समय हो गया। वो एक स्थानीय होटल में खाना खाने के लिए जाने ही वाला था कि वही सुबह वाला व्यक्ति उसे दिख गया। वो अजीब तरीके से रूपंकर की ओर देख रहा था। रूपंकर खुद ही उसके पास गया और कहा, आप यहां भी? आप घूमने निकले हैं? मुझे बता देते, हम साथ आ जाते। वैसे भी मैं अकेला ही आया हूं, साथ में कोई हो तो अच्छा ही होगा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं घूमने नहीं आया हूं, एक काम से आया हूं। आपको एक बात बतानी थी। जो पता सुबह दिया था वहां आज ही जाइए। आज पूर्णिमा है, रात में अंधेरा नहीं होगा, सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। रूपंकर ने इस बात पे थोड़ा रुक गया, फिर बोला, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने सोचा था शाम को जाऊंगा। रात में अनजान जगह जाना ठीक नहीं है। सारा दिन घूमकर होटल लौटकर आराम करूंगा। नई जगह है, इतना साहस नहीं दिखाना चाहिए। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, अगर जाना है तो आज ही जाए, और शाम के बाद जो देखना चाहते हैं वो रात के अंधेरे में ही दिखाई देगा। इसलिए कह रहा हूं, अगर जाना है तो आज ही जाओ, नहीं तो कभी नहीं। रूपंकर ने जवाब दिया, अरे भाई, आप तो मुझे आदेश दे रहे हैं। मैं घूमने आया हूं, कब और कहाँ जाऊंगा वो तो मैं तय करूंगा ना। जो भी करूंगा अपनी सुविधा के अनुसार करूंगा, और हो सकता है मैं उस जगह पर ना जाऊं। आप इतने चिंतित क्यों है? प्लीज बुरा मत मानिए, मैं थोड़ा कड़े आवाज में बोला। उस व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ आप पर निर्भर है। अब चलता हूं, अगर किस्मत में होगा तो फिर मिलेंगे। नमस्कार। उस व्यक्ति का बात करने का अंदाज रूपंकर को बहुत अजीब लगा। उसे उस जगह पर भेजने से उस व्यक्ति को क्या फायदा हो सकता है? आजकल किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल है। सावधानी से कदम उठाना होगा। शाम को सोचेगा कि जाना है या नहीं, फिर डिसीजन लेगा। जल्दबाजी में कुछ भी तय करना ठीक नहीं है। खाना खाकर रूपंकर उठ गया। गाड़ी में लौटकर ड्राइवर से कहा, चलिए बाकी जगह को कवर करते हैं। शाम तक होटल वापस आ जाएंगे। आज जितना हो सके देख लेंगे, बाकी कल कर लेंगे। रूपंकर की बात सुनकर ड्राइवर ने सिर हिलाया और सहमति जताई। बाकी जगहों को घूमते हुए रूपंकर बहुत खुश था। उसने पसंदीदा जगहों की तस्वीरें भी खींच ली ताकि जलपाईगुड़ी जाकर उसके मम्मी डैडी को दिखा सके और कह सके, देखो तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है और अकेले ही घूम सकता है। यह बात सोचकर अपने मन में ही हंस पड़ा रूपंकर। समय तेजी से बीतता रहा और देखते ही देखते शाम हो गई। कार की सीट पर बैठे थके हुए रूपंकर ने ड्राइवर से कहा, आपने बहुत अच्छा घुमाया, कल भी मुझे इसी तरह घुमाना होगा। आपका नंबर रख लूंगा, अगर फिर कभी आया तो आपसे ही संपर्क करूंगा। अब सुनिए भैया, जल्दी होटल चलिए। पूरे दिन घूमते घूमते बहुत थक गया हूं, अब थोड़ा आराम चाहिए। यह कहते हुए रूपंकर थोड़ा हंसा। गाड़ी अपनी गति से चल रही थी। रास्ते के दोनों तरफ पेड़ पीछे छूट रहे थे। चौड़ी पक्की सड़क पर चार पहियों वाली गाड़ी दौड़ रही थी। बीच बीच में हल्की बारिश भी हो रही थी। खिड़की से बारिश को छूते हुए रूपंकर फिर से बच्चा बन गया था। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखों में नींद आ गई और वो सीट पर सिर टिकाकर सो गया। अचानक एक आवाज से उसकी नींद खुली। आंख खोलकर उसने देखा तो चारों ओर घना अंधेरा था। केवल आसमान में बादलों के पीछे से पूर्णिमा की चांद हल्की रोशनी फैल रहा था। गाड़ी एक जगह आकर रुक गई थी। रूपंकर आंख मलते हुए ड्राइवर से पूछा, भैया यहां क्यों रुक गए? इतना घना जंगल और सुनसान सड़क पर, क्या गाड़ी में कोई समस्या हो गई है? ड्राइवर ने थोड़ी देर बाद आवाज दिया, नहीं सर, आगे देखिए, रास्ते पर कई सारा पेड़ गिरे हुए हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे गिरे हैं, लेकिन जो समझ आ रहा है इस रास्ते में गाड़ी लेकर जाना संभव नहीं है। डर से रूपंकर का मन सूख गया। थोड़ा चिंतित होकर उसने कहा, मतलब यहां से नहीं जा सकते? मतलब क्या? कैसे होटल वापस जाएंगे? क्या हमें पूरी रात यहीं पर रहना होगा? ड्राइवर ने जवाब दिया, यह तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं सर। गाड़ी से उतरे तो भी खतरा और गाड़ी में बैठे रहे तो भी खतरा। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है, इसलिए गाड़ी की लाइट्स बंद करके बैठा हूं। आपको कुछ आइडिया आए तो मुझे बताएं।
रूपंकर ने झारग्राम के बारे में बहुत कुछ सुना था। यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर था, लेकिन इस सुंदरता के पीछे भी एक खतरों की कहानियां छिपी थी। सुना है कि इस इलाके में आज भी डकैती होती है। ये कोई लाल पट्टी बांधे लंबी तिलक वाली डकैत नहीं है, बल्कि पैंट और शर्ट पहने हुए आधुनिक डकैत होते हैं। ये सोचकर रूपंकर का गला सूख गया। उसे समझ में नहीं आया कि वो अब क्या करे, लेकिन वहां बैठे रहना भी ठीक नहीं है। कुछ उपाय तो निकालना ही होगा। बैठे रहने से भी कोई गारंटी नहीं है कि खतरा नहीं आएगा। उसने ठंडे दिमाग से सोचा और तय किया कि किसी भी तरह रात में होटल वापस पहुंचना है। उसने ड्राइवर से कहा, अब गाड़ी छोड़ो और मेरे साथ चलो। बिना कोई आवाज किए देखो कि आगे क्या मिल सकता है। गाड़ी तो यहां से नहीं जा सकती, तो अब पैदल ही जाना होगा। ड्राइवर ने कहा, अब देखिए, यहां बैठे रहना भी खतरनाक है और नीचे उतरना भी। रूपंकर ने 1 मिनट सोचा, फिर कहा, अच्छा, आगे कोई मेन रोड या वापस जाने का दूसरा रास्ता है? मीलों तक तो पैदल नहीं जा सकते ना, किसी टारगेट को साथ लेकर ही चलना होगा। ड्राइवर ने कहा, सर, आगे एक झील है, जाने के लिए हमें उस झील को पार करना होगा। ये रास्ता झील के किनारे जाकर मिलता है। उस झील को पार करने के बाद एक रास्ता दूर जाकर मेन रोड से मिलता है। एक मौका ले सकते हैं, अगर झील में नाव है तो जल्दी पार हो सकते हैं। झील के दूसरी तरफ एक गांव भी है, उस गांव के अंदर से होकर आप लोकल इलाके में पहुंच जाएंगे। वही करना बेहतर होगा, चलिए। ड्राइवर की बात मानकर रूपंकर गाड़ी से उतर गया। फिर पेड़ों को पार करते हुए वो झील के किनारे पहुंचे। यह एक बड़ी सी झील थी, चारों तरफ पेड़ पौधे से घिरे हुए थे। सब कुछ शांत और सुनसान था। रोशनी के नाम पर केवल चांद की हल्की रोशनी थी। यहां पर रूपंकर को अजीब सा अकेलापन महसूस हो रहा था, जैसे वो इस दुनिया में अकेला इंसान है और ये जगह दुनिया की किसी छुपी हुई जगह में चुपचाप छिपी हुई है। ड्राइवर ने कहा था कि इस झील में नाव रहती है, लेकिन रूपंकर को कोई नाव नहीं नजर आया। उसने ये बात ड्राइवर से कहने का सोचा, तभी उसे ध्यान आया कि ड्राइवर उसके पास नहीं है। रूपंकर का दिल धड़कने लगा। क्या ड्राइवर भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है? क्या वो सब मिलकर उस पर हमला करेंगे? ये सोचकर रूपंकर को अपने आप पर बहुत गुस्सा आने लगा। वो क्यों सो गया? उसने अपनी आंख खुली क्यों नहीं रखी? नींद उस पर भारी क्यों पड़ गई थी? एक अजीब सा डर उसके मन में घुमराने लगा। अकेले घूमने आने पर कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या रूपंकर ने इसे हल्के में लिया था, या कोई अजीब सी ताकत उसे इस झील के पास खींच लाई? उसकी सोच गड़बड़ाने लगी। उसके झारग्राम में होने की ये बात सिर्फ ऑफिस के एक दोस्त को पता थी। उसके मम्मी डैडी को नहीं पता था। उसने सोचा था कि घर जाकर सरप्राइज देगा, लेकिन अब वो किस मुसीबत में फंस गया है। इस अनजान जगह में जान बचाना सांप सीढ़ी के खेल जैसा लग रहा था। एक गलत चाल और सब कुछ खत्म। डर की पड़ते उसके मन को घोड़ने लगी। तभी उसे दूर एक आशा की किरण दिखाई दी, एक नाव। खुशी के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो नाव झील का पानी चीरते हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने बिना सोचे समझे हाथ हिलाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे दादा, इधर आइए, मुझे उस पार पहुंचा दीजिए। रूपंकर को लगा कि नाविक उसकी आवाज सुन ली है। नाविक अपने आप नाव लेकर उसी ओर आ रहा था। रूपंकर खुशी से तालियां बजाने लगा, लेकिन फिर उसको एक और डर ने घेर लिया। हो सकता है ये नाव वाला भी उस डकैतों के साथ शामिल है। क्या मुसीबत है, घूमने आया था और अब किसी पर विश्वास नहीं हो रहा। और ड्राइवर कहाँ गया? धिक्कार है, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बस किसी तरह रूपंकर को होटल लौटना था। रूपंकर के बुलाने पर वो नाव किनारे आ गई। एक बुजुर्ग आदमी उस नाव में बैठा था। उसने कहा, बाबूजी, आप उस पार जाना चाहते हैं? रात बहुत हो चुकी है, देर मत कीजिए, जल्दी आ जाइए, ये जगह अच्छी नहीं है। रूपंकर बिना समय गवाते हुए नाव में बैठ गया। फिर बोला, अब चाचा जी, आप जो चाहेंगे मैं आपको दूंगा, बस मुझे उस पार पहुंचा दीजिए, मैं बहुत मुसीबत में हूं। उस नाविक ने कहा, बाबू, बुरा मत मानो, क्या हुआ था, जरा बताएंगे आप मुझे? दरअसल मैं घूमने आया हूं। रास्ते में देखा कि पेड़ों की कतारें गिरी हुई है। मेरा ड्राइवर अचानक गायब हो गया।
अब उस पार जाने के लिए आप ही मेरे एकमात्र उम्मीद है। बाबू, इस रास्ते से कोई ज्यादा नहीं आता, और जो आपने पेड़ गिरे देखे थे वो जानबूझकर गिराए गए थे ताकि इस झील के किनारे कोई ना आ सके। रूपंकर का दिल धक धक करने लगा। इस झील के किनारे कोई नहीं आता, ये क्या बात है? रूपंकर ने कहा, आप मुझे बताइए यहाँ कोई क्यों नहीं आता? अब तो मैं आ ही गया हूँ, इसलिए जानना चाहता हूँ। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बताऊंगा बाबू, लेकिन आप डरेंगे तो नहीं? डर? अभी जो मैंने सहा है उसके आगे कुछ भी तुच्छ है, और इस झील को पार करने में समय लगेगा। चुपचाप बैठा नहीं रह सकते। आप बताइए, लोग इस झील में क्यों नहीं आते? उस वृद्ध आदमी ने कहा, पहले तो बाबू, आपकी किस्मत अच्छी है कि मैं आज यहाँ हूँ। मैं अक्सर यहाँ नहीं आता, अकेला आदमी हूँ, डर नहीं लगता। पेट चलाने के लिए इधर उधर काम की तलाश में रहता हूँ। आज ना जाने क्यों झील में नाव लेकर निकल पड़ा। आपके लिए अच्छा हुआ। खैर, आपको बताता हूँ कि इस झील को लोग क्यों टालते हैं, लेकिन हाँ, कसकर पकड़ के बैठिए। झील पार करते हुए समय कुछ अजीब घटनाएं हो सकती है। हिम्मत होगी तो बेहोश नहीं होंगे आप। ये सब बातें सुनकर किसे डर नहीं लगता। घबरा कर रूपंकर बोला, अब मैंने कहा ना, मैं डर नहीं रहा हूं। आप बताइए क्या बात है? उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, इस झील के पार हमारा मतीहार गांव है। पहले यहाँ बहुत लोग रहते थे, अब दिन ब दिन लोग कम हो रहे हैं। गांव का नाम सुनते ही रूपंकर चौंक गया। और सुबह वाला आदमी, अरे सुबह का वो आदमी भी तो मतीहार गांव की ही बात कर रहा था। वो कह रहा था कि आज ही जाओ। रूपंकर का दिमाग चकरा गया। फिर भी उसने हिम्मत करते हुए नाविक से कहा, हाँ, मतीहार गांव। और फिर उसने बोलना शुरू किया, हमारे मतीहार गांव के मुखिया जी बहुत अच्छे इंसान थे। सभी के सुख दुख में साथ रहते थे, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते थे। बहुत बड़े दिल वाले इंसान थे वो, हमेशा लोगों की मदद करते थे। उनके परिवार में बस 2 ही लोग थे, उनके पत्नी और उनका बेटा। पत्नी और बेटे के साथ वो बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन भी आज की ही तरह एक पूर्णमासी की रात था। मुखिया जी गांव के एक काम से बाहर निकले थे। जंगल के किनारे से गुजरते हुए समय उन्होंने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। रूपंकर बोला, बच्चे की रोने की आवाज? आप क्या कह रहे हैं? रूपंकर की बात खत्म होते ही ठीक उसी समय झील के चारों ओर बच्चे की रोने की आवाज गूंजने लगी। रूपंकर डर से कांप उठा। कांपती हुई आवाज में उसने पूछा, ये क्या हो रहा है चाचा? ये रोने की आवाज किसकी है? उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बाबू, मैंने कहा था ना, कई सारा अजीब घटनाएं होंगी, चिंता मत करो, मैं हूं ना, आपको सुरक्षित पार पहुंचा दूंगा। तब तक चुप होकर मेरी बात सुनो। उसने कहना शुरू किया। उस पूर्णिमा की रात जब मुखिया जी ने जंगल के किनारे से बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो वो उस ओर बढ़ गए। पेड़ों के पीछे एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ एक नवजात शिशु था। अंधेरे में शायद वो बच्चा डर रहा था। बच्चे को देखकर मुखिया जी का दिल पिघल गया। बच्चे के माता पिता कौन थे पता नहीं। लोग इतने निर्दय कैसे हो सकते हैं? छोटे से बच्चे को इस तरह छोड़ दिया। बिना देरी किए मुखिया जी ने बच्चे को गोद में उठा लिया। और क्या अजीब बात है, जैसे ही मुखिया जी ने उसे गोद में लिया वो बच्चा चुप हो गया। बच्चे के माथे पर चूमते हुए उन्होंने कहा, तेरे माता पिता ने तुझे छोड़ दिया, लेकिन अब से तू मेरा बेटा है। मेरे बड़े बेटे के बाद तू मेरा छोटा बेटा है। मुखिया जी बच्चे को लेकर घर लौट आए, लेकिन घर लौटते ही महाअशांति शुरू हो गई। उनकी पत्नी और बेटा बच्चे को किसी भी तरह स्वीकार नहीं करना चाहता था। उस समय उसके बड़े बेटे की उम्र यही 10 साल की थी। उसने पाया हुआ भाई को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। इतना सुनकर रूपंकर ने बोला, अब फिर उस बच्चे का क्या हुआ? बूढ़े आदमी कहा, पत्नी और बेटे की नाराजगी सहते हुए भी मुखिया जी ने बच्चे को पाला। वो हमेशा अपने छोटे बेटे को बचा कर रखते थे। मुखिया जी को डर था कि उनके छोटे बेटे की कभी भी नुकसान हो सकता है, और कौन नुकसान करेगा ये भी वो जानते थे। एक ही घर में दोनों बेटे बड़े हो रहे थे, लेकिन माँ और भाई की लगातार गालियां सुनते सुनते
छोटे बेटे का मन टूटने लगा। वो अपने पिता से शिकायत नहीं करता था। वो मन से चाहता था कि कैसे माँ और भाई का प्यार पा सके। वो हर बात पर विश्वास करता था। माँ और भाई थोड़ा प्यार दिखाते ही उसका मन पिघल जाता और उसी का फायदा उठाकर माँ बेटे मिलकर दोनों ने एक साजिश रची, कैसे छोटे बेटे को रास्ते से हटाया जाए। और एक दिन उन्होंने अपने साजिश को अंजाम दिया। रूपंकर बोला, क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने बच्चे को मार दिया? क्या कहूँ बाबू, गांव के सभी लोग सब कुछ जानते हैं। एक दिन बच्चे को बहलाकर उसकी सौतेली माँ झील के किनारे ले आते हैं। हाँ, इसी झील के किनारे। उसके भाई भी साथ था। झील के किनारे आकर उन्होंने 15 साल के किशोर को पानी में धक्का दे दिया। उस किशोर को तैरना नहीं आता था। इस घटना के बाद वो लोग खुशी खुशी घर लौट गए। घर आकर सबको बताया कि लड़का पैर फिसलने से पानी में गिर गया है। हालांकि मुखिया जी ने इस बात पर यकीन नहीं किया था। छोटे बेटे को सुरक्षित नहीं रख पाने का दर्द उन्हें नोचता रहा। वो दिन ब दिन सूखने लगे। हमेशा छोटे बेटे के बारे में सोचते रहते थे, कैसे उन्होंने उसे घर लाया था, कैसे उसे बड़ा किया। सब सोचते सोचते उनके मन में एक अपराध का बोध बढ़ता गया। क्यों उन्होंने बेटे को अपने पास नहीं रखा? यही सवाल बार बार उनके दिमाग में घूमता रहा। ऐसे में रूपंकर बोला, अब फिर क्या हुआ? माझी बोला, इस अपराध बोध के साथ कोई इंसान जी नहीं सकता। एक दिन उन्होंने भी इस झील में खुद को समर्पित कर दिया। उनके निधन से पूरी गांव में शोक फैल गया। वो बहुत अच्छे इंसान थे। मुखिया जी के मरते ही उनके बड़े बेटे ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। लगातार 2 मौतों के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। अचानक 2 लोगों को देखा जाने लगा, खासकर इस पूर्णमासी की रात पर इस झील के किनारे या पानी में कभी ना कभी वो 2 इंसान दिख जाते थे। इतना कहकर माझी ने पानी की ओर इशारा किया। उधर देखते ही रूपंकर ने देखा कि पानी में लगभग 15 साल का एक ताजा नौजवान जैसे तैर रहा हो। उसके पूरे शरीर से पानी टपक रहा था। उसकी आंख बंद थी। उसके दोनों हाथ फैले हुए थे। कुछ देर इस तरह रहने के बाद अचानक उसने आंख खोली। उसकी आंख बिल्कुल लाल रंग की थी और उलझे हुए बाल। उसके सीने में 100 करोड़ गुस्सा और दर्द था। लड़का फूट फूट कर रो पड़ा। ऐसा भयानक दृश्य देखकर रूपंकर चिल्ला उठा, लेकिन इस वक्त वो झील के बिल्कुल बीच में थे। माझी ने मजबूती से नाव चलाते हुए कान में फुसफुसाया, चुपचाप बैठे रहिए बाबू, वो किसी का नुकसान नहीं करता। यह आषाढ़ की पूर्णिमा की रात है, एक बार दिखाई देता है बस। अपनी पीड़ा की कहानी सबको सुनाना चाहते हैं। कोई समझता है, कोई नहीं। कुछ देर वही रहेगा, फिर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। उसके लिए बहुत दुख होता है बाबूजी। प्यारा लड़का साजिश का शिकार हो गया था। माझी बोले ही जा रहे थे। इसके बाद ना केवल गांव में बल्कि सरपंच जी के घर में भी भयानक घटनाएं होने लगी। छोटे लड़की की आत्मा मुक्त नहीं हुई। बदले की भावना में वो फिर से सरपंच जी के घर लौट आया। एक दिन सुबह सरपंच जी ने देखा कि उसके घर के दरवाजे पर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। वो इस घर में काम करना चाहती थी, पेट की मजबूरी से आई थी, लेकिन वो लड़की उस गांव की नहीं थी। फिर भी सरपंच जी ने लड़की को मना नहीं कर सका। उस समय उसके घर का हाल बेहाल था। काम करने वाला कोई नहीं था। एक काम वाली की तलाश चल रही थी। सरपंच जी के माताजी ने खुशी से उस लड़की को घर का सारा काम समझा दिया, लेकिन वो जान भी नहीं सके कि वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि पहले सरपंच जी का मृत बेटा दूसरे रूप में लौट आया था। इतना सुनकर रूपंकर बोला, तो फिर उस लड़के ने बदला लिया? यह कहकर डर के मारे रूपंकर ने इधर उधर देखा। माझी कहा, कुछ दिनों के बाद से सरपंच जी के घर में ऐसी घटनाएं होने लगी कि डर के मारे पूरा गांव सिहर गया। एक दिन लड़की ने अपने भाई और सौतेली माँ से कहा, चलो तुम्हें खाना पका कर खिलाती हूँ। जब खाना परोसा गया तो सभी चिल्ला उठे। लड़की ने सिल के बाल उखड़कर उसमें चमड़ी और मांस मिलाकर खून से सना हुआ एक पकवान पकाया था। इस घटना के बाद सभी समझ गए थे कि लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, लेकिन समझकर क्या फायदा। उसने अपना बदला पूरा किया।
पहले सौतेली मां को बेरहमी से मार दिया और फिर अपराधी भाई को, दोनों को ही मार डाला। कितनी भयानक हत्या थी। पानी में सिर डुबोकर सांस रोक दी थी। बेरहमी से उसने दोनों को मार के अपना बदला पूरा किया। माझी के मुंह से पूरी कहानी सुनकर रूपंकर हिल भी नहीं सका। वो जैसे डर के मारे सिकुड़ गया था। उसने जीवन में पहले कभी इतना डर महसूस नहीं किया था। इधर कुछ देर तक झील के पानी में लड़का दिखाई देता रहा। उसके बाद एक और दृश्य उभर आया जिसे देखकर रूपंकर का खून जम गया। वो लड़का पानी से ऊपर तैरता हुआ जोर जोर से रोते हुए हवा में किसी को खोजता हुआ हाथ बढ़ाने लगा। बेहद डर के मारे रूपंकर सख्त होकर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद पानी के ऊपर एक पुरुष की आकृति उभरी जिसकी उम्र लगभग 50 साल की थी। ये निश्चित रूप से मणिपुर गांव के पहले सरपंच थे। लेकिन अजीब बात, रूपंकर ने उन्हें पहले भी देखा था। सुबह के नाश्ते के समय, दोपहर के लंच के समय। उसका चेहरा रूपंकर के याद आते ही उसका शरीर कांप उठा। सब कुछ पानी की तरह साफ हो गया। इसी कारण वो बार बार कहते रहे थे कि पूर्णिमा की रात को मतीपुर झील के किनारे जाए। वो अपनी पीड़ा की कहानी सुनाना चाहते थे। हाय रे, उस आदमी के साथ रूपंकर ने कैसा व्यवहार किया था। एक बार दुख हुआ और एक बार डर ने उसे जकड़ लिया। एक मृत व्यक्ति से लगातार 2 बार सामना हो चुका था उसका। झारग्राम आकर ये कौन सा अनुभव हो रहा है उसे। फिर एक और डर उसे जकड़ने लगा। क्या वो सही सलामत घर पहुंच पाएगा? अभी तक वो उस पार भी नहीं पहुंचा है। इस बीच झील में ये सब हो रहा था। उधर रोने की आवाज जैसे बढ़ती जा रही थी। दोनों कानों को हाथों से हटाकर रूपंकर ने माझी से कहा, माझी दादा, और कितनी देर? जल्दी से मुझे उस पार ले चलिए। मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाऊंगा। प्लीज मुझे बचाइए। मैं ये भयानक दृश्य और नहीं देख सकता। इधर सामने का दृश्य बिल्कुल बदल चुका था। पानी के ऊपर लड़के के पास धीरे धीरे सरपंच जी आ गया। वो एक दूसरे से गले लगे और अब वो दोनों जोर जोर से रोने लगे। ये दृश्य देखकर डर और पीड़ा मिलकर एक हो गई। रूपंकर ने अपनी आंख बंद कर ली। अचानक उसे लगा कि नाव जैसे रुक गई है और यह आशंका मन में आते ही रूपंकर ने आंख खोलकर देखा और ऐसा दृश्य देखा कि डर के मारे चिल्ला उठा। रूपंकर ने देखा कि नाव में सिर्फ वो अकेला बैठा हुआ है। आसपास और कोई नहीं है। इस बीच झील में 2 पीड़ित असंतुष्ट आत्माओं के साथ अकेला रूपंकर है। ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? बेहद खौफ और डर के मारे वो चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला उसका गला सूख गया है। रूपंकर कुछ बोल नहीं पाया। धीरे धीरे रूपंकर बेहोश होकर गिर पड़ा। पूर्णिमा की रात में मतीपुर झील के नाव पर बेहोश पड़ा रहा कलकत्ता से आया एक युवक। अगले दिन सुबह हुई। रूपंकर ने देखा कि वो किनारे पर घास में लेटा हुआ है। उसके आसपास जिज्ञासु लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। इस भीड़ में से एक व्यक्ति आगे आया। उसने रूपंकर से उसकी पहचान और क्या हुआ था आदि जानकारी चाहा। धीरे धीरे सब कुछ रूपंकर ने बता दिया। उस व्यक्ति ने कहा, कल रात झील में एक माझी को भी देखा गया था। उन्होंने भी एक समय इसी झील में आत्महत्या कर ली थी। अब रूपंकर कुछ और नहीं सोच पा रहा था। लड़खड़ाते हुए वो आगे बढ़ गया। एक रात में उसने ऐसी घटनाओं का सामना किया कि वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। बस सोच रहा था, कितनी अजीब बात है कि इतने सब के बावजूद भी वो जीवित बच गया। और ये सोचते हुए रूपंकर आगे बढ़ गया। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी बस यही तक थी। आपको हमेशा ऐसी यूनिक कहानियां हम सुनाते रहेंगे। इसके लिए आपको चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना होगा और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली खौफनाक कहानियां एक भी मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।